नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मेरा नमस्कार। सर, ये जो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर से, जो अभी हम्म, उनकी कस्टडी में भी है, इसने तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसने तो अपने लोगों के ज़रिए दूसरे आतंकवादियों से दिल्ली के बड़े-बड़े मंदिरों की रैकी करवाई। जी बिल्कुल, ये बहुत ही लगता है हार्डकोर टेररिस्ट है शबीर अहमद लोन। और बेसिकली आप को पता लगा होगा, ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है हमारा कश्मीर घाटी में। वहाँ कंगन इलाका है, वो वहाँ का रहने वाला है। और ये 2007 में पहले पकड़ा गया, उससे पहले भी कश्मीर में पकड़ा गया है। और 2007 में दिल्ली में हथियारों के साथ पकड़ा गया और शायद 12 साल की सजा के बाद 2019 में ये छोड़ दिया गया। उसके बाद अब ये तीसरी गिरफ्तारी है इसकी। तो आप देखिए किस तरह से ये लोग रिसाइकल होते हैं, जो एक बार हार्ड कोर टेररिस्ट बन जाते हैं, कितने खतरनाक। और ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्धि है जो दिल्ली का स्पेशल सेल है और सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर इसको गिरफ्तार किया है। ये तो मुझे लगता है कोई बड़ी फिराक में था बड़ा हमला करने की। और आईएसआई तो हम जानते हैं किस तरह से वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करती है। इसको रैकी कराने दिल्ली में कनॉट प्लेस, पहाड़गंज, जो कंजेस्टेड जगहें होती हैं उसका, और जो हिंदू मंदिर हैं उनका, जैसे छतरपुरा मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, तो इस तरह के मंदिरों का ये रैकी किया हुआ है। और वो सारे इसने भेजे हैं आईएसआई को। और एक किस तरह से हैंडलर से टच में था वहाँ। अब वो हैंडलर्स जो हैं पाकिस्तान में बैठ के इस, मुझे लगता है किसी बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता था ये को। वो खासकर कहा गया है, ये जो एक दो बार छूटने के बाद इसको टास्क दिया गया था कि आप जम्मू कश्मीर में तो जो हुआ किया तो वो किया, आप देश के बाकी हिस्सों में भ्रमण करिए। तो आप देखें ज्यादातर कश्मीरी जो होते हैं वो शाल बेचने के बहाने जाते हैं। नॉर्मल कश्मीरी जो टेररिज्म में नहीं है वो शाल बेचने देश के डिफरेंट इलाकों में जाता है। और इसका मैं देख रहा था, ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर तो यहाँ का रहने वाला ही है, जम्मू में आया है, हिमाचल गया है, उसके बाद ये दिल्ली में, फिर बंगाल में गया है, तमिलनाडु में गया है, मध्य प्रदेश, बहुत सारी इसने बहुत सारी स्टेट्स में फेरी लगाई है और शाल वाली। उसके थ्रू कांटेक्ट बनाए हैं। अगर आपको याद होगा तमिलनाडु से 6 या 7 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, तो उसमें वो लिंकेज मिल रहा है क्योंकि इसने शादी बांग्लादेश में की है और ये बांग्लादेश गया था पीछे। और इस बार ये बाया नेपाल बॉर्डर से आया है। इससे रिकवरी भी जो हुई है वो दिखाती है कि ये कहाँ कहाँ घूम रहा है। देखिए इसके पास बांग्लादेश के पास करेंसी मिली है, भारत की करेंसी तो थी, नेपाल की करेंसी है, पाकिस्तान की करेंसी है। तो नेचुरली जब पूछताछ होती है, अगर वो रडार में नहीं आता, वो जो पोस्टर लगा आपने देखा मेट्रो स्टेशन के वहाँ ये लगाते हुए सीसीटीवी में आया, तो उससे शक हुआ और फिर ये पकड़ा गया। तो इंटेरोगेशन में फिर ये सारा कुछ बक देते हैं ना, फिर इन बर्दाश्त तो होती नहीं इनके। तो जब अच्छी तरह इंटेरोगेट किया जाए तो सारा कुछ उगला जाता है। तो इसने अपने जो लिंक हैं वो बताए बांग्लादेश में कैसे ये कलकत्ता और दिल्ली में खास तौर पर इसने रैकी की थी। कलकत्ता भी चूंकि इलेक्शन आने वाली है आप जानती हैं, और दिल्ली में तो ये मंदिरों का जो 3-4 मंदिरों की रैकी की है और कंजेस्टेड प्लेसेस की। तो इसकी जो सारी हिस्ट्री है वो सारा दिखाता है, जो हम एक्चुअली कई बार पहले भी कह चुके हैं कि ये लोग जो हार्ड कोर हो जाते हैं उनकी आइडियोलॉजी नहीं बदलेगी। वो आप जितना मर्जी सुधार के लिए ट्राई कर लीजिए। तो इस तरह से इतना असले के साथ ये पकड़ा गया, AK-47 राइफल जब दिल्ली में पकड़ा गया 2007 में, ग्रेनेड थे इसके पास, ये कितने लोगों को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता था। लेकिन आप देखिए 12 साल के बाद ये बाहर निकला है, और 12 साल के बाद बाहर निकल के दोबारा वही गतिविधि, और ऐसे लोगों को आईएसआई पोच करती है। और ये
जो इसके साथी हैं, जब ये कंगन में था तो वो इसके घर आते जाते थे, जो इस वक्त पाकिस्तान बैठ के हैंडलर इसको कर रहे हैं, वो इसके खास दोस्त या मेहमान बन के इसके घर आते थे कंगन में। तो ये इसका बड़ा अच्छा जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ है। तो ऐसे लोग तो चाहिए आईएसआई को, और आप भारत में तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है। आपको कुछ भी बड़ा करना है, ये तो बात अलग है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने ट्रेजेडी अवर्ट कर दी, लेकिन वही मैं कहता हूँ ना, 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 यू मे अवर्ट, बट 100th टाइम दे विल सक्सीड। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये जो आपके पूरे भारत में मॉड्यूल्स छोटे छोटे बने हुए हैं, और इनका इस्तेमाल आईएसआई करती है। और मैं इसमें भी देख रहा था कि जितना कम्युनिकेशन कर रहा है, ये जो एनक्रिप्टेड एप्स होते हैं, जैसे जैसे टेलीग्राम है, इस तरह के ऐप हैं, उसके थ्रू ये करता था, ताकि वो किसी के रडार में नहीं आए, और अपनी आइडेंटिटी भी छुपाता था। अब देखिए, इसके नाम बदलता था, ये राजू कश्मीरी, यहाँ एक्चुअल नाम शबीर है, फिर कुछ और नाम, एक और नाम सदीकी। तो इस तरह के नाम बदलता रहता है, आइडेंटिटी बदलता रहता है, लेकिन फिर भी ये राडार में आ गया, बिकॉज इसके फोन से वो ट्रेस हो पाया। तो ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे पता नहीं कितने मॉड्यूल हैं कंट्री में, कितने सारे जो ऑपरेट कर रहे हैं, और बट आप पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आजकल ठीक है, बेसिक मटेरियल आपके मदरसाज में बनता है, क्योंकि मैं बार बार मदरसाज पे इसलिए फोकस करता हूं कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ इंडियन, दे आर इंडियन चिल्ड्रन, है तो हिंदुस्तान के रहने वाले ना, चाहे लॉयल्टी कहीं और रहती होगी, लेकिन है तो हिंदुस्तान के। और अगर 3-3.5 लाख मदरसा है इस देश में, तो एक एक मदरसे में 1000 से ऊपर बच्चा हुआ, तो आप इमेजिन करिए कितने करोड़ हुए, कितने करोड़ हुए। अगर 3.5 लाख मदरसाज हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो इंटू इंटू 1000 प्लस ही सारे होते हैं मदरसाज में, मोस्टली बड़े बड़े मदरसाज में। तो आप लगाइए, करोड़ों में जाता है नंबर। तो करोड़ों भारतीय बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? देशवासियों से नफरत, देशवासियों से घृणा, देश को तोड़ना। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को रेगुलेट करना। अब वो समय चला गया कि बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। आज जो आप दुनिया का हाल देख रहे हैं ना, अगर देश को बचाना है तो इनको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। क्या पढ़ाते हैं, इस पे नजर रखनी है। सीसीटीवी से वो कवरेज होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो देखती हो कि क्या सिलेबस है, क्या आप अपने कैन यू अफोर्ड आपके करोड़ों बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि देशवासियों से नफरत करना, देश को तोड़ना, घृणा, काफिर, मारना, सर तन से जुदा। अगर ये चीजें आप सिखाओगे, ठीक है, दीनी तालीम का एक पर्टिकुलर वो है, वो जरूर करिए, बट आप ये वाली नफरत वाली चीजें नहीं पढ़ा सकते। ये बात, बहुत सारे कंट्री अब इसको रेगुलेट कर रहे हैं। समय है कि भारत भी करे, नहीं बिफोर इट बिकम्स टू लेट। बेसिक स्ट्रक्चर आपका वहां से बनता है जो पाकिस्तान को रेडिली अवेलेबल है। इंटरनेशनल जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे वो आईसिस हो, चाहे अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, वो फिर इसी मटेरियल को यूज करते हैं। उसमें ये सदीकी भी आए, सो कॉल्ड सदीकी। तो ये जो है लोन जो है, ये इस तरह के लोग तैयार होते हैं। फिर आप, आज का जमाना है इंटरनेट का, तो आप एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हो, आप डार्क वेब का इस्तेमाल करते हो, और उसमें हर चीज आप बताते हो किस तरह से कम्युनिकेट। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि देश की हर स्टेट कैपिटल में मॉनिटरिंग सेल, एक सिस्टम होना चाहिए, एक न्यूक्लियस टाइप का, उसमें एक्सपर्ट्स हो जो देखते रहें कि कौन किस चीज को एक्सेस कर रहा है, किस ऐप को एक्सेस कर रहा है।
though it affects your privacy, but even at the cost of affecting privacy. देखिए प्राइवेसी देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं है. आफ्टर ऑल मैं भी लेट्स से आई एम एक्सेसिंग समथिंग, तो उस पे नजर होनी चाहिए जिस तरह चाइना रखता है नजर अपने सिटीजन पे. आपका आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका आईलिड पड़ा जा रहा है कि हु आर यू, आपके किस बिल्डिंग में आप जा रहे हैं वो एक्सेस होता है, आप क्या क्या कर मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं ऐप, उसको उसको वो देखते हैं. तो इस तरह की मॉनिटरिंग स्टेट कैपिटल्स में हाई टेक एक सेल्स होने चाहिए जो मॉनिटर करते हैं. और नेक्स्ट स्टेज में बी इवन इन द ईच डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज सम ऑफ द स्टेट्स लाइक यूपी आर टू बिग, बंगाल, केरला, दे आर टू बिग स्टेट्स, महाराष्ट्र. तो ऐसी स्टेट्स में इवन डिस्ट्रिक्ट्स पे ये चीजें होनी चाहिए अगर आप सच में भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं. जी जी. और सर हैरानी की बात यह है कि 3-3 बार पकड़ा गया और हर बार रिहा हो गया. जो आतंकवादी है सर, उसको आप रिहा कैसे कर सकते हैं? उसको तो हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए. अगर ये पहली बार गिरफ्तार हुआ था तभी जेल में सड़ रहा होता तो ये सब हरकतें नहीं करता आज की तारीख में. अंजू जी, अब मैं वो कड़वी बात कहूंगा, शायद बुरी लगेगी, बहुत सारों को बुरी लगेगी. हमारा सिस्टम इतना खोखला कहूंगा कि जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है ना अजहर मसूद, जिसको अनफॉर्चुनेटली मुझे ही लेके जाना पड़ा जब कंधार हाईजैकिंग हुई कोट बलवाल जेल से. हमारा सिस्टम में इतना खोखलापन है कि हो सकता है ऐसे आदमी को भी छोड़ देते कि उसने तो कत्ल किया नहीं है और वो हजारों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है. बाद में बना, जब उसको छोड़ रहे थे मैंने ये बोला था उस वक्त जो पुलिस चीफ थे, मैंने कहा ये इसको छोड़ तो आप रहे हैं लेकिन ये हजारों लोगों को मारेगा, हजारों को, और इसको वैक्सीनेशन के बहाने कम से कम कोई इंजेक्शन ही तो दे दो, तब तक ज्यादा देर जिए ना. तो इस तरह की आपका सिस्टम है, आप लीनियंट व्यू लेते हो. आप देखिए जो आपके राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काटा था, सारे देश ने देखा, पूरे देश की आत्मा हिली कि नहीं हिली, सर तन से जुदा किया उन्होंने और सब कैमरा में रिकॉर्ड किया. आप हिम्मत देखिए उन दोनों की. और वो शुरा दिखाया, बोला मोदी जी हम भी आ रहे हैं, अभी हम आपके पास आ रहे हैं, आपका भी यही हाल होगा. याद है वो सीन? बिल्कुल सर. उनकी बेल हो गई. कैन यू इमेजिन? उनकी बेल हो गई और वो खुले घूम रहे हैं. उसका बेटा जो है कन्हैया लाल का, मैं आज भी उसका वीडियो देख रहा था, मैंने आज भी उस पर ट्वीट किया. 4 साल हो गए, उन्होंने खुद वीडियो बना के पूरी दुनिया, पूरा देश हिल गया था जब वो देखा था. और अगर आपने उसको 4 महीने में सजा दी होती, दोबारा ऐसा केस नहीं होता इस देश में. लेकिन उसके बाद क्या नाम है महाराष्ट्र में, उमेश बोले, उसका हुआ. इस तरह के 10 मैं बता सकता, अब सबके नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट है. एक के बाद एक हो रहा है क्योंकि आप जस्टिस इमीडिएटली डिलीवर नहीं करते हो. 4 साल से उन्होंने खुद वीडियो बनाया और आपके प्रधानमंत्री को थ्रेटन कर रहे हैं. इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? तो ये है हमारा सिस्टम. चाहे इसको आप किसी पे भी ब्लेम कर दो. मैं अमित शाह साहब की स्पीच सुन रहा था, वो बोल रहे थे शायद इलेक्शन रैली में या कहाँ राजस्थान में, कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, गहलोत साहब, झूठ मत बोलिए, हमने चलान कर दिया था केस, लेकिन आपने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, उसको यूएपीए में शायद डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनानी. आप जिसको मर्जी ब्लेम करिए, स्टेट गवर्नमेंट को करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को करिए, जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट को करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कितना सड़ा हुआ सिस्टम है आपका. 1-2 बंदे आपके एक आदमी को सर तन से जुदा करके पूरा गला काट के रिकॉर्डिंग करके प्रधानमंत्री को थ्रेटन करते हैं, और वो आप पूरा देश देखता है. दुनिया हिल गई थी उसको देख के कि ये भारत में भी होता है. तो उसके बाद वो उनकी बेल हो जाती है और 4 साल के में उनको सजा नहीं मिली और वो ओपनली घूम रहे हैं. और वो जिसका गला काट दिया दर्जी का, उसका बेटा बेचारा आज भी अपील कर रहा है.
ये हालत है। नंगे पाँव घूम रहा है सर, वो नंगे पाँव घूम रहा है। आप सोचिए नंगे कि अगर हम ये कहें कि जी सबूत नहीं था, तो सबसे बड़ा सबूत तो वीडियो था सर, ओपन एंड शट केस था ये कायदे से। ओपन एंड शट केस। तो इसके लिए आप कितने साल लगाओगे भाई? तो आप मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हमने उस वक्त कंधार के एक्सचेंज में अजहर मसूद जो जैश का चीफ है पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अगर उसको हमने एक्सचेंज में नहीं छोड़ा होता तो ये यहाँ की कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सबको जिम्मेवार रखता हूं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। आपका सिस्टम ऐसा है दकियानूसी कि उसको भी छोड़ देते हैं कि इतने सालों से जेल में है जाने, क्योंकि मैंने कई टेररिस्टों को देखा, क्योंकि हम तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ही नौकरी की 35 साल, तो यहाँ कई बार मैंने रिसाइकल होते हुए देखे। हम छोड़ते थे, वो जाके पार जाता था, उसको पाकिस्तान दोबारा ट्रेन करके फिर इधर से वो अटारी से वापस आ जाता था। यहाँ गवर्नमेंट कहती थी कि ये तो कोर्ट कहती है इसका पीरियड हो गया है, जो इसको सजा मिली 14 साल की या 10 साल की या 12 साल की हो गया, नाउ वी हैव टू सेंड हिम टू हिज कंट्री दैट इज पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का बता रहा हूं, बहुत सारी जेल्स में। यू कैनॉट फॉलो सेम रूल फॉर योर ओन सिटीजन्स एंड दोज हु वांट टू डिस्ट्रॉय यू। कैन यू हैव सेम सेट ऑफ रूल्स? मेरे अपने प्रिविलेजेस हैं एज ए सिटीजन, can you apply same privileges to a Pakistani who is coming to your country with a gun and with a clear motive of killing you and your citizens and destroying your country? क्या यही एक जैसा रूल होना चाहिए? मैं ये पूछता हूं पार्लियामेंटेरियंस। उनके भी वही राइट्स होने चाहिए जो मेरे और आपके और सर हर हिंदुस्तानी के हैं। तो ये हालत है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर अजहर मसूद को आपका सिस्टम छोड़ दे, और वो फिर उसने जैसे किया कंधार के बाद हजारों को मार दिया, हजारों को, आपके पार्लियामेंट अटैक, क्या क्या, जम्मू JNK असेंबली अटैक, उसने कितने, पुलवामा किया, पहलगाम किया, क्या क्या किया, उस कितने लिस्ट, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, हजारों को मारा। जी सर, आप बात कर रहे हैं रिहा करने की 3-3 बार ये शब्बीर जो छूटा, आप वो याद कीजिए ना, 2010 में यूपीए सरकार थी, जम्मू कश्मीर से 25 आतंकवादियों को गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ा गया था, उनको पाकिस्तान भेजा गया था, आतंकवादी थे। हमारे सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर इन आतंकवादियों को पकड़ते हैं ताकि कानून इनको हमेशा के लिए जेल में सड़ाए या खत्म करे, लेकिन हमारे नेता, उनको गुडविल जेस्चर याद आ जाता है पाकिस्तान से, जिसने 2008 में हमारे देश पर मुंबई में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। उस हमले के 18 महीने बाद गुडविल जेस्चर के तौर पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह 25 आतंकवादियों को रिहा कर देते हैं। वो भी तो हमारे सामने ही है ना। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम हमेशा, पहले तो इसीलिए बहुत बार कहा जाता है, बहुत सारे हमारे कुलीग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। जो हमारे देश में ना लोगों में है, ना इवन सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इवन पॉलिटिकल क्लास में है, शत्रु बोध ही नहीं है कि इसीलिए मैं कहता हूं धुरंधर फिल्म देखनी चाहिए। आप जाइए ना, देखो धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2, क्या असलियत है, आप किन लोगों से डील कर रहे हो। आदित्य धार जो है उसको मैं इस बात का क्रेडिट देता हूं, जो फिल्म देखेगा वो ये तो महसूस करेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, कौन है ये जो हमारे यहाँ लीनियंट व्यू लेने वाले और सेकुलर जमात, पाकिस्तान, सब बहुत अच्छा लोगों का ये जो गैंग है ना, जो बॉलीवुड वाले, ये लोग आपस में बहुत अच्छे हैं। सरकार लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, ऐसा नहीं है। आप देखिए वहां किस तरह से लोगों को इस पिछले 75 सालों में तब्दील किया है। वहां मुल्ला और ये जो वहां की आर्मी है, उन्होंने कैसे लोगों को जाहिल बनाया हुआ है, और वो किस तरह से नफरत करते हैं भारत से और आपके सनातन धर्म से, किस तरह से, कितनी नफरत। इवन सो कॉल्ड बड़े लिबरल जो पाकिस्तानी, अब उनको सुनिए,
किस तरह, और वही हालत यहाँ कश्मीर में काफी हद तक, जिनको हम लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, उनके आप विचार सुनिए ना कंट्री के बारे में और आपके बारे में, देखिए वो कैसे बोलते हैं। तो इसलिए ये अमन अमन की आशा वाला जो गैंग है ना, जो अमन की आशा, ये अमन की आशा ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। आप यू मस्ट नो कि आप शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो हु यू आर डीलिंग विथ, और ये वो आप किस हद तक जा सकता है आपको और आपके कंट्री को बर्बाद करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन दे आर वेरी क्लियर उनको क्या करना है। वो ये जो लश्कर का टेररिस्ट है शबीर अहमद, तो ये लोन, इसको तो ऐसे लोगों को छोड़ देना वही भूल है जो अजहर मसूद जैसों को छोड़ोगे। तो ये आप जितनी बार छोड़ोगे उतना ही रिसाइकल, इस और 10 साल काट के फिर छोड़ दोगे, फिर वही रिसाइकल होके वो फिर प्लान करेगा कि आपको कैसे मारना है, कहाँ बम ब्लास्ट करना है, कहाँ आपको सेल बनाना है इस देश को तोड़ने। देखो पूरे कंट्री में घूम रहा है चालों की फेरी लगा के और कांटेक्ट बना रहा है कि कहाँ कहाँ पर मॉड्यूल तैयार किए जाए और इस देश को, और किस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हैंडलर्स के साथ टच में है। तो ये आपके देश में हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को सतर्क करना। जी सर, आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि मदरसों से ही ऐसे रेडिकलाइज्ड लोग पैदा हो रहे हैं और ये बने बनाए मॉड्यूल मिल रहे हैं पाकिस्तान को। इनको तो थोड़ी सी चिंगारी देने की जरूरत है, क्योंकि ये तो पहले ही काफिरों से नफरत करने वाले हैं, देशवासियों से नफरत करने वाले हैं, क्योंकि इनको पढ़ाया ही जाता है। आप याद कीजिए, एक छापा मारा था ईडी या सीबीआई ने बिहार के एक मदरसे में, वहां पर जो पढ़ाया जा रहा था वो बिल्कुल वही था जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाया जाता है। वो सिलेबस फॉलो हो रहा था वहां पर, आप सोचिए। बिल्कुल सही। देखिए उसमें मदरसा पाकिस्तान का हो या यहाँ का हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से ओवरसाइट कोई नहीं है। इंडिया में यू टेल मी वन ओवरसाइट ऑन मदरसा एजुकेशन, किसी का सही, मौलवियों का ही सही, बताइए मुझे। क्या रिलीजियस लीडर्स मॉनिटर करते हैं क्या पढ़ाया जाता है? क्या गवर्नमेंट मॉनिटर करती है? इनके जो पढ़ाने वाले हैं, आपका और मेरा टैक्स पेयर्स पैसा उनकी तनख्वाह लगती, तो आपको मालूम है उनको तनख्वाह मिलती है, और वो तनख्वाह आपके टैक्स पेयर से पैसा जाता है, और सिखाया क्या जा रहा है? आपका गला काटना। सिखाया क्या जा रहा है? आपके देश को तोड़ना। तो क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो चाहे वो सरकार हो, देखना कि आप करोड़ों बच्चों को क्या सिखा रहे हो। इसीलिए आए दिन आप देखते हैं वंदे भारत ट्रेन आती है तो उसका शीशा तोड़ा जाता है, उसकी जो रेलवे ट्रैक है उसमें एक्सीडेंट करने के लिए लोहा या पत्थर डाला जाता है। तो ये कहां से मानसिकता आती है? भाई वंदे भारत आया, आप और मैं भी इस देश के सिटीजन है, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि देश में इतना अच्छी ट्रेन आ गई। ये मेरे देशवासियों के लिए एक सरकार ने अच्छी फैसिलिटी लाई, मैं उसको क्यों गिराना चाहूंगा, उसका एक्सीडेंट क्यों करना चाहूं? तो वहां आप देखिए आए दिन आप देखते हो रेलवे का जो नई ट्रेन है उसका शीशा डैमेज करेंगे, या उसको उसका जो रेलवे ट्रैक है उसमें कुछ डालेंगे ताकि एक्सीडेंट हो जाए। ये मानसिकता कहां से आती है? किसी तरीके से इस देश को बर्बाद करना, नेगेटिविटी, इतनी नफरत, ये जो नफरत पढ़ा रहे हो ये आपको देश को ले डूबेगा अगर आपने करेक्शन नहीं की। जी सर, मदरसे से पढ़ने वाले तो रेडिकलाइज हो रहे हैं, लेकिन वो मुल्ला मौलवी उनका क्या करें जो आए दिन जहर उगलते हैं। अभी वो एक मौलाना पकड़ा गया ना बिहार से, जो देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए किस तरह की घिनौनी घटिया बातें बोल रहा था, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। देखिए यूपी पुलिस के एसटीएफ ने ये मौलाना, इसका नाम है अब्दुल सलीम, इसको बिहार से अररिया जिले से गिरफ्तार किया है, और इसने किस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी, वो भी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए, और गाय माता के बारे में बहुत गंदा बोला था। और अभी मैंने देखा वीडियो, इसका माफिया मांग रहा था कि मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं क्षमा चाहता हूँ,
यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से। और मेरी सबसे अपील है कि इस तरह का किसी की भी माता जी पर और गाय माता पर ऐसा मत बोलें। तो ये ऐसे लोग, देखो ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जूत परेड के सिवाय और कोई इलाज नहीं इनको। इसीलिए वो फिर योगी आदित्यनाथ जो करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। ये इनको तरीका ही वही है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, एक कांग्रेस के एमपी हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, इमरान इमरान। मसूद। तो वो उसने क्या बोला था मोदी जी के बारे में कि एक एक बोटी काट दूंगा, याद है आपको? ये ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है कांग्रेस का। कांग्रेस का कौन सी पार्टी है? कांग्रेस का ये। हाँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह। और आप छोड़, मोदी जी ने तो नोटिस नहीं लिया, ठीक है, वो कहते हैं लोग मेरे बारे में कहते रहते हैं, वो ज्यादा दरिया दिल है। लेकिन मुझे लगता है इनका इलाज वही, ऐसे लोगों का, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको सीधे रास्ते पर लाना जरूरी होता है। जी सर, एक तो हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की थी। तो ये जो इस तरह की भाषा बोलते हैं सर, ये हेट स्पीच के दायरे में ही आता है ना। लेकिन फिर सवाल वही है ना कि सिस्टम ऐसा है कि वो जो तमिलनाडु का सीएम है, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, जिसने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा था कि उसके मच्छर की तरह सनातन को खत्म करना चाहिए, उस मामले में भी क्या हुआ? वो भी तो हेट स्पीच थी ना। एक समुदाय के खिलाफ इतना जहर आप उगल रहे थे, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? कभी कभी नहीं हुई। तो ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर, इनके खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो सब लोग बोलते रहेंगे ये तो फंस गया, इसको यूपी एसटीएफ पकड़ कर ले आई, तब हाथ जोड़कर माफिया मांग रहा था। लेकिन जब इसने बयान दिया था उसके बाद इतना अरसा इसके पास था, तब तो इसने कभी कुछ नहीं बोला। 83 एफआईआर दर्ज होगी, तब इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई। बिल्कुल। देखिए, ये जो हेट स्पीचेस हैं, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से हो और किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, जहां हेट स्पीच है उसको डिफाइन करना चाहिए। और हेट स्पीच में जो आता है वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो, अगर आपको याद होगा, हैदराबाद के वो नोटोरियस भाई है दोनों, जिसने बोला था 15 मिनट के लिए ओवैसी ब्रदर कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर वहां कानूनी कार्रवाई हुई होती तो बाकी लोग आगे नहीं बोलते। तो लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। आए दिन इस देश में क्या क्या कुछ लोग इसका वो लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री स्पीच है। फ्री स्पीच का मतलब नहीं है कि आप हेट स्पीच किसी भी के खिलाफ करें तो उसमें कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये लोग, बड़े बड़े लोग छोड़ दिए गए, चाहे वो ओवैसी ब्रदर्स हों, उदयनिधि स्टालिन हो, इमरान मसूद हों, तो चूंकि ये सारे पॉलिटिकल बिग्स हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका फिर नेचुरली नतीजा होता है फिर हर आदमी इस तरह की बातें करता है और उसका कोई अंत नहीं है इस देश में। फिर अल्टीमेटली ये जो है फैलता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया जो इसको ढूंढ के लाया, और इसके खिलाफ इतनी एफआईआर है, उसका तो जवाबदेही करेगा ना, ये उसका जवाब देगा, उसको भुगतेगा, उसके बाद सीधे रास्ते पे आएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये अब जब यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है तो बड़ी आसानी से छूटेगा नहीं। अभी तो माफिया मांग रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है इस बार ऐसी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो आगे चलकर नजीर बनेगी। लोग इस तरह की बकवास करने से पहले, इस तरह का भाषण देने से पहले 10 बार सोचेंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।